पाद। तो पाद जो उसका एक श्लोक का जो चौथा हिस्सा रहता है उसको बोलते हैं। तो उस पूरे चौथे हिस्से का क्या अर्थ बैठता है पूरा, 4-5 शब्द मिला के, तो वो एक फिर उस पे क्वेश्चन फ्रेम करने, उसका अर्थ करना, और फिर श्लोक की बारी आती है तो फिर ऐसे पूरे श्लोक पे जाना। यानी पूरे श्लोक के एक एक शब्द को हमने अच्छे से उसका अर्थ किया, उसमें से क्वेश्चन फ्रेम किए, फिर उसके एक चतुर्थांश जो एक पाद बोलते हैं तो उस पे गए, उसका एक अर्थ मीनिंग अलग मीनिंग निकलता है उसको देखा, और फिर पूरे श्लोक को, तो पूरे श्लोक का अर्थ फिर, और फिर वो श्लोक का अर्थ ऐसे नहीं कि भी उसका अर्थ कर लिया तो उसको वो किस चैप्टर में लिखा हुआ है तो उससे उसका एक नाता होता है अपना। तो किस चैप्टर में वो श्लोक आया उसका अर्थ बदल जाता है उस चैप्टर के अनुसार, उसकी विषय वस्तु क्या है उस चैप्टर की, उसके अनुसार श्लोक का अर्थ बदलता है। एक ही श्लोक अलग अलग चैप्टर में आ जाए तो अर्थ बदल जाते हैं, उसके भाव बदल जाता है। एक उदाहरण में आपको व्यायाम के बारे में जो कहा कि शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी देह व्यायाम संख्याता मात्रा ताम समाचरेत, ऐसा एक श्लोक आपने सुना होगा। तो इसमें शरीर चेष्टा या चेष्टा, तो दो जगह चेष्टा चेष्टा शब्द आया हुआ है उसमें। तो हम जब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो दोनों जगह पे उसका अर्थ चेष्टा ही कर रखा है, क्रिया कर रखा है, शारीरिक क्रिया। तो जबकि ऐसा अर्थ नहीं है वहां पे, तो ट्रांसलेशन की बुक उठा के देखेंगे तो चेष्टा चेष्टा, शरीर चेष्टा, तो शरीर की वह चेष्टा, वह एक्टिविटी, वह क्रिया, तो शरीर चेष्टा ये अर्थ हो गया। फिर या चेष्टा, तो या चेष्टा फिर से आया, तो जिस चेष्टा से, ऐसा अर्थ कर रखा है, शरीर की वह चेष्टा जिस चेष्टा से, तो शरीर में स्थैर्य आता है, स्थैर्यार्था बलवर्धिनी, तो बल का वर्धन करे और शरीर को धारण करे, स्थिर करे, तो वो चेष्टा। तो आगे लिखा कि देह व्यायाम संख्याता, तो उसको शारीरिक व्यायाम बोलते हैं। मात्रा ताम समाचरेत, तो मात्रा पूर्वक उसका सेवन करें। ये एक, तो एक कंडीशन लिख दी कि मात्रा ताम समाचरेत। और इससे पहले वाले में तो बहुत बड़ी कंडीशन है जिसपे ध्यान ही नहीं दिया ट्रांसलेशन वाले ने। उसने तो उसका अर्थ इतना ही कर दिया कि शरीर चेष्टा, शरीर की वह चेष्टा, शरीर की चेष्टा या चेष्टा, तो जिस चेष्टा से शरीर में स्थिरता उत्पन्न हो और बलवर्धन हो वो व्यायाम कहलाती है, उसको व्यायाम कहते हैं। तो ये गलत है। इसमें आप देखिए ध्यान से अब कि शरीर चेष्टा, तो शरीर की वह चेष्टा या चेष्टा जिस चेष्टा से, ऐसा अर्थ है ना। तो अब इसको मैं थोड़ा अलग पढ़ाता हूं आपको। या च इष्टा, ऐसा पढ़ना है उसको, या चेष्टा को पढ़ना है या च इष्टा। अब अर्थ बदल गया टोटली। वो कहता है कि या जो, जो शारीरिक व्यायाम, जो शारीरिक चेष्टा, जो शारीरिक क्रिया इष्ट है, आपके लिए अपेक्षित है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए करने योग्य है, या च इष्टा, उसके लिए इष्ट है, मतलब उसका कोई लाभ करने वाली है वो क्रिया, तो वो उसके लिए स्थिरता लाएगी शरीर में और वही बलवर्धन करेगी उस शरीर में, और उसी को व्यायाम कहेंगे उस व्यक्ति के लिए। तो इसलिए टीवी पे अगर हम देखते हैं कि भी घुटने के दर्द की कोई चेष्टाएं, कोई व्यायाम बता रखे हैं, तो वो सब पे लागू नहीं होते। तो जिसके लिए वो इष्ट है, घुटने में सोजस नहीं है, दर्द नहीं है, उसने अपने घुटने मजबूत करने हैं, तो वो व्यक्ति तो कर ले उसको चेष्टा को। लेकिन जिसका पहले से सोजन है, इन्फ्लेमेशन है, वहां पे कोई दर्द है, तो वो नहीं कर सकता उसको, तो उसके लिए इष्ट नहीं है वो। तो इष्ट है वहां पे, चेष्टा नहीं है वो शब्द, तो जो इष्ट है ऐसा। तो ऐसे पूरी संहिता में आप देखेंगे तो पूरे श्लोक ऐसे उठा के देखेंगे, एक एक शब्द का अर्थ करेंगे, तो आपको आनंद आएगा पढ़ते समय कि
इतने गहराई से उनके जब अर्थ निकालेंगे और देर लगा के उसको पढ़ेंगे ऐसे 2 3 4 बुक से, तो उसके सारे अर्थ भी समझ में आ जाएंगे। और जब उसमें क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग 10 से लेके 20 50 ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे, तब ज्यादा और भी समझ में आ जाता है फिर वो। तो इसलिए हम तो ऐसे ही करते थे कि मैं कैसे पढ़ा, मतलब मैं मेरे बैच का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैंने एक ही बार एग्जाम दिया था, तभी मैं मतलब सेलेक्ट भी हुआ था। तो हमने केवल पूरी चरक संहिता के एक एक शब्द पे क्वेश्चन मार्क लगा रखे थे, और फिर एक अलग से बुकलेट लगाई थी, उसमें क्वेश्चन निकालते थे कि 10 क्वेश्चन 12, इस श्लोक में हमने 20 बना दिए। फिर हम आपस में एक दूसरे के साथ देखते थे कि आपने कौन से 20 क्वेश्चन निकाले हैं, तो मेरे तो 20 ही हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका मुझे उस समय, और बाद में जब हमने देखा कि भी पढ़ने का तरीका भी आचार्यों ने कैसा बता रखा है, तो उन्होंने भी यही कहा कि एक एक पद को पढ़ो, फिर उसके श्लोकांश को पढ़ो, चतुर्थांश को, और पूरे श्लोक को पढ़ दो, उसका अर्थ कर दो। तो इतनी सी बात है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे अ, जो श्लोक हैं उनको, उनकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि एक मैसेज जो मुझे आप सबको देना था, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा आपके बीच में आके। तो आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो बहुत ही न, जो आयोजकों ने ये जो आयोजन किया है आप सबके लिए, तो वो सार्थक होगा। और आगे से भी मतलब आयोजकों को भी और उत्साह उनका बढ़ेगा कि आगे कोई भी इस प्रकार का मौका आएगा तो हरियाणा के सब छात्रों के लिए, सब एएमओस के लिए कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे। आगे भी पंकज जी का खूब मन है कि वो आयुर्वेद के लिए कुछ हरियाणा में करते रहें, तो हमारा भी सहयोग ऐसे ही बना रहेगा अपने पंकज जी के लिए, सुरेश जी के लिए। तो आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और जिन लोगों ने इसको अटेंड किया है संभाषा को, तो वो सब बहुत अच्छे से ध्यान से इस 3 दिन की संभाषा को सुन करके और फिर लाभ उठाएंगे उससे, और तैयारी करेंगे अपने एमओ पद के लिए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय आयुर्वेद, जय भारत। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये मर्म पकड़ा और इस सिंपल से आपने बात और एक श्लोक को किस तरह हमने पढ़ना है और उसको उसके मर्म को समझना है, और इतना लाभ के जो विद्यार्थियों का आकर्षण किया है, उसके लिए मुझे लगता है कि सभी जो भी सहभागी जुड़े हैं सभी आपके कृतार्थ रहेंगे। का मार्गदर्शन और आशीर्वाद सब पे यूं ही बरसता रहे, इसकी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर नरेंद्र सिंह लोधी, जिनका नाम और जिनके नोट्स मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा शख्स होगा जो अभी हमारे साथ जुड़ा है कि उनसे परिचित ना हो। शक्ति विद्या आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस कोचिंग सेंटर भोपाल, और सर आज से नहीं 24 साल से सर के जो नोट्स हैं पूरे भारतवर्ष में स्टूडेंट्स के बीच में प्रचलित हैं, और उनसे चाहे वो पीजी एंट्रेंस की तैयारी हो, चाहे वो प्रदेश एएमओ की तैयारी हो, तो सब लाभान्वित हुए। तो सर से गुजारिश करूंगा कि सर आप अपना मूल्यवान आशीर्वाद और मार्गदर्शन सब सर नरेंद्र सिंह लोधी। आप सभी को नमस्कार। एम आई ऑडिबल? जी सर। जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। पहले तो आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई कि इतने विशेष विषय को जागरूकता के साथ वेबिनार के माध्यम से जो ज्ञानवर्धन सभी को मिल सके, उसके लिए बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, और इसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। मैं अपना स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ किसी भी मेडिकल ऑफिसर एग्जाम के लिए। जो हमारी तैयारी के सोर्स होते हैं और हमारी जो दिशा होती है वो क्या होना चाहिए, तो इस बारे में मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से जब भी कोई वैकेंसी आती है और हम उसके फॉर्म भरते हैं, उससे ही हमारा फॉर्म भरने के साथ ही हमारी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। और जो तैयारी है उसके 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं। मैं स्लाइड शेयर करना चाहूँगा अगर हो सके।
इसमें स्लाइड हो जाएगी शेयर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट, जो हमारी तैयारी में जो कोर एलिमेंट होते हैं उसके 4 भागों में मैं बांटता हूँ स्ट्रेटेजी को। सबसे पहला जो भाग है इम्पोर्टेंट है वो है कवर होल सिलेबस। एक बात ध्यान रखिए, कोई भी एग्जाम जब भी आती है तो वो जो वैकेंसी वाली एग्जाम होती है वो सडनली ही आती है, प्री प्लान उनका होता नहीं है अक्सर। तो बच्चे जो होते हैं वो एकाएक वैकेंसी देख के लगता है कि उन्हें शायद कम समय मिलने वाला है और इतने कम समय में वो कैसे तैयारी कर पाएंगे। तो पहला बिंदु याद रखें, समय सभी को समान मिलने वाला है। अगर आपके लिए 2 महीने या 3 महीने मिल रहे हैं तो उतने ही बाकी जो आपके प्रतिस्पर्धी है उनको उतना ही टाइम मिलने वाला है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने टाइम को कैसे आप मैनेज करते हो। तो सबसे पहले आपका जो व्यू होना चाहिए कि आप जो सिलेबस आया है उसको पूरी तरह से कवर करें। सिलेबस ऐसा हो जाना चाहिए कि जैसे महेश्वर सूत होते हैं आपके जवान पर रटे हुए रहते हैं, वैसे ही आपको सिलेबस के 10 से 15 जो बिंदु हैं जो सिलेबस को बांटा गया बिल्कुल टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। वो भी पेपर बनाने वाला होता है, उसको सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है, उसके अनुसार उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेबस के अनुरूप ही पेपर बनाए। दूसरा महत्वपूर्ण जो चीज है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। किसी भी एग्जाम के पैटर्न को समझाने के लिए कि वहां पर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या उसमें जीके भी जुड़ा हुआ रहता है, कि कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं, उससे उसके लिए आपको हरियाणा, जैसे हरियाणा राज्य की 5 बार ये पेपर अवेलेबल हैं, 2001 का, 2005, 6, 10 और 13। तो एक बार उनको सबसे पहले सॉल्व कर लेना चाहिए ताकि आपको एक अल्टीमेटली पढ़ना एक अलग चीज होता है, आपको एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करना है या फिर अगर सब्जेक्टिव होती है तो उनके क्वेश्चंस लिखना है। तो वो टारगेट आपका होना चाहिए। तो उस टारगेट को समझने के लिए जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं, आप जो सामने वाली टीम होती है उसके लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम किसको कैसे आउट करेंगे, किसके खिलाफ कैसी बॉलिंग करेंगे। तो उसके लिए एग्जाम पेपर को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने बहुत जरूरी है। तीसरा जो होता है कि अल्टीमेट एम जो है, एक एग्जाम होगी जो 2 घंटे की रहेगी, 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको अपना बेस्ट देना है। तो जितनी आपने प्रैक्टिस की होगी उस चीज की, उस पल को बार बार अपनी लाइफ में जिया होगा, उतने ही चांसेस होंगे कि उस दिन आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए। एक हमारा वर्ल्ड कप का उदाहरण है, सूर्य कुमार यादव ने इतना अच्छा कैच पकड़ा जिससे इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, और उनने बताया कि इससे कम से कम 150 बार उन्होंने प्रैक्टिस की थी। तो कोई भी चीज सडनली नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि आप दिन रात पढ़ते जाएंगे और एक दिन आप एमसीक्यू लगाने बैठेंगे पेपर और उस दिन ही आप अपने जीवन का सबसे बेस्ट दे देंगे। इसलिए आपको हर फेजेस में एमसीक्यू लगाने जरूरी है। आज आपकी कोई तैयारी नहीं है तब भी आप किसी भी पीएससी पेपर को लगाइए, आप देखिए आपको 100 में से कितने बनते हैं, 50 बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं, आपको किस लेवल तक जाना है, 85 तक लेके जाना है, अपने क्वेश्चंस के आंसर सही करने के लिए 85 से 95 लेके जाना है। वो स्ट्रेटजी आपको करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट सबसे लास्ट दिन लगाते हैं, 2-3 लगाते हैं। मेरा ये मानना है कि आपको मॉक टेस्ट हर हफ्ते लगाना चाहिए, कि हर हफ्ते अपना एनालिसिस करना चाहिए कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन। बहुत सारा टाइम हम पढ़ने में दे देते हैं, लेकिन जैसा कि ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र के बाद में हम सभी जो मनुष्य गण इस आयुर्वेद का अध्ययन कर रहे हैं, हमारी बुद्धि की एक सीमितता रहती है, स्मृति की एक सीमितता रहती है, तो हम बहुत सारे टॉपिक्स भूल जाते हैं। तो जिन टॉपिक्स को हम भूल जाते हैं या फिर जो हमें बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, उनका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये 4 एस्पेक्ट पे आपकी तैयारी टिकी हुई रहती है। अब सबसे पहले एस्पेक्ट की अपन चर्चा कर लेते हैं, सिलेबस। तो एक एन एवरेजन हम मानते हैं कि आपको लगभग 2.5 से 3 महीने मिलने वाले हैं, यानी कि आपको कुल मिला के 12 हफ्ते तैयारी करने के लिए मिलने वाले हैं। और तो आप 12 हफ्ते के हिसाब से अपने सिलेबस को भी 12 पॉइंट्स में बांट लीजिए, ठीक है। तो जैसा मैं अभी सिलेबस की चर्चा करना चाहूंगा, सिलेबस में पहला टॉपिक जो है संहिता सिद्धांत है। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, संहिता सिद्धांत का मतलब वो ये तात्पर्य ले लेते हैं कि इसमें पूरी संहिताएं आती हैं, चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, माधव, सारंदर, भाव प्रकाश। लेकिन ये संहिताएं सभी विषयों की जननी हैं, मतलब आधार हैं। जितने भी विषय बनते हैं वो संहिताओं से बनते हैं।
लेकिन आपका जो कोर्स होता है, बीएमएस होता है, वो सिलेबस बेस्ड रहता है और आपको उसी के सिलेबस पढ़ने की आदत होती है। तो ये जो संहिता सिद्धांत वाला पार्ट है, ये फर्स्ट ईयर का है, जिसमें आपका चरक संहिता का बेसिक सूत्र स्थान आ जाता है, अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान आ जाता है। इसके अलावा जो है आपके जो आयुर्वेद में डेवलपमेंट हुए रिसेंट टाइम में, संहिताओं की जो टीकाएं हैं लघुत्रय बृहत्त्रय की, वो वाला पोर्शन इसमें सिलेबस के पॉइंट्स के रूप में लिखा हुआ है। तो आपको पूरी संहिताएं इसमें बास्ट नहीं पढ़नी, क्योंकि ये 12 पॉइंट में से केवल एक पॉइंट है, आपको संहिताओं की टीकाएं कवर करनी है। देखिए, जब आप बीएमएस थर्ड ईयर में होते हैं, फोर्थ ईयर में होते हैं, तब आपका एस्पेक्ट होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान ग्रहण कर पाएं, ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें पता हो पाएं। पर जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ज्ञानी बनने पे बिलीव नहीं करें, आप केवल ये बिलीव करें कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और मैं एग्जाम हॉल में उनको सही कर पाऊंगा। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो उस एस्पेक्ट से पढ़ें कि क्या भूलते हैं और क्या क्वेश्चंस बनते हैं, रिसेंटली कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन पे ध्यान दें। दूसरा जो सिलेबस में है शरीर रचना और शरीर क्रिया, इसमें जो फर्स्ट ईयर है उसका जो आपका क्रिया का जो भाग है, मोस्टली वो चरक संहिता में सूत्र स्थान में कई जगह लिखा हुआ है। उसके अलावा सारी स्थान में एनाटॉमी का वर्णन है। तो यहाँ पे आप जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाना जाएगा तो उसे बुक्स का रेफरेंस देना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो यहाँ आपकी जागरूकता होनी चाहिए कि जब हम सारी स्थान या शरीर क्रिया की तैयारी कर रहे हैं तो हमें संहिताओं के सारे स्थान पढ़ लेने चाहिए। चरक का सारे स्थान पढ़ना चाहिए, सुश्रुत का सारे स्थान पढ़ना चाहिए, कुछ विशेषताएं अष्टांग हृदय में भी है उसके सारे स्थान भी पढ़ना चाहिए, सारंदर के सूत्र स्थान का जो 5वां 6वां चैप्टर है उसको भी पढ़ना चाहिए। इसके अलावा केवल एक ही जगह मैंने देखा जहां इंग्लिश शब्दों का प्रयोग किया है, वो है दूसरे ही सिलेबस के पॉइंट में एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो ये पूरी संभावना है इसमें कि जो मॉडर्न के क्वेश्चन हैं उसमें मॉडर्न के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस जो हैं वो इसी सेकेंड पॉइंट में है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी से मॉडर्न क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड हम टॉपिक्स में जाते हैं तो आप सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट आ जाते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है द्रवगुण। द्रवगुण वाला जो सब्जेक्ट है जो सिलेबस में दिया हुआ है उसमें द्रवगुण जो है संक्षेप रूप में लिखा है, लेकिन उसमें पूरा ही द्रवगुण कवर हो जाता है। और इसके साथ साथ इसमें फार्मा वाला पार्ट भी जुड़ा हुआ है। आमतौर पे जो फार्माकोलॉजी हम पढ़ते हैं वो ऑल इंडिया पीजीटी लेवल पे उतना नहीं पूछी जाती है जितना पहले पूछी जाती थी बीएचयू वगैरह में। अब सीमित हो गई तो इसकी आदत नहीं रहती, तो इसका जरूर ध्यान रखें और इसमें फार्माकोलॉजी भी आप कवर करें। इसके अलावा रसशास्त्र भेषज में आ जाते हैं। तो रसशास्त्र भेषज में जो टिपिकली हम पहले से पढ़ते आए हैं वही चीजें दी हुई हैं। भेषज में कुछ पॉइंट जोड़े गए हैं, जैसे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, फार्मिको विजिलेंस वाला एक पार्ट है। इसके अलावा आपको फार्मेसी के लिए जो जीएमपी रूल होता है, गुड मैन्युफैक्चर रूल जो होते हैं, उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो नए सिरे से इसमें जोड़े गए हैं। तो आपको सिलेबस को पढ़ते समय ये देखना है कि आपके समय जो आप पढ़ते थे रसशास्त्र भेषज में, उसकी तुलना में अब इसमें क्या नई चीजें जोड़ दी गई हैं। तो मेरा ये मानना होता है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी जब आप करते हैं और जब तक एग्जाम की डेट नहीं आती है तब तक आपको शुरुआती दौर में जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उसको पहले पढ़ लेना चाहिए। यानी कि ऐसी चीजें जो आपके लिए नई हैं उनको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, टिल जब तक सिलेबस के बाद में एग्जाम की डेट नहीं आ जाती। एक बार एग्जाम की डेट आ जाती है तो फिर आपको एग्जाम के हिसाब से अपना प्लान जो है रीशेड्यूल करना पड़ता है और आप फिर नया नहीं पढ़ पाते। ठीक है। तो 5वां रोग निदान है। रोग निदान में पैथोलॉजी का भी एस्पेक्ट रखा गया है। कम्युनिकल नॉन कम्युनिकल डिसीज जो होती हैं, वायरल फंगल बैक्टीरियल जो डिसीजेस होती हैं वो कवर की गई हैं। तो इसमें मॉडर्न एस्पेक्ट जुड़ जाता है। अगध वाले टॉपिक में आपको जैसा मालूम है कि सुश्रुत संहिता का कल्प स्थान का बेस रहता है। चरक में एक ही चैप्टर है, चिकित्सा का 23वां अध्याय, जो चरक चिकित्सा का 23वां अध्याय, विष चिकित्सा अध्याय। तो संहिताओं के साथ आपको उसका रिवीजन करना होगा। और इसके अलावा इसमें फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सोलॉजी का भी अच्छा खासा पार्ट है जो आपको पढ़ना होगा। रिसेंटली मिनरल्स जो होते हैं, पॉइजनिंग जो होती है, वो अभी जो है एडेड हुई है, तो वो अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपको पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सिलेबस के अगले भाग में बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन स्वस्थ व्रत का जो सिलेबस होता है, आमतौर पर स्वस्थ व्रत हम पढ़ते हैं जो यूजी में पढ़ाई जाती है, उसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, धारणी वेग, व्यायाम, आहार, निद्रा, जल के बारे में, वायु के बारे में पढ़ते हैं। पर इस वाले सिलेबस में जो स्वस्थ व्रत का सेकंड पार्ट होता है जो संहिताओं में नहीं होता है, वो पार्ट को इसमें इंक्लूड किए गया है, जिसमें जलबोधंस का छोटा सा टॉपिक है, वायु है, जल है, और जो वेंटिलेशंस वगैरह हैं वो जोड़े गए हैं। तो अगर आपने पहले इन चीजों को नहीं पढ़ा है तो आप इनको पहले कवर करें। इसके अलावा जितने भी नेशनल प्रोग्राम्स हैं जो पूछे जाते हैं वो स्वस्थ व्रत वाले एस्पेक्ट में आ जाते हैं।
फिर इसके बाद में स्त्री प्रसूति और जो है स्त्री रोग प्रसूति तंत्र है, जो कि जिसका सिलेबस जैसा पहले से नॉर्मल चला आ रहा है वो लिखी हुई है, तो कुछ स्पेसिफिक आपको पढ़ना नहीं है। सेम कुमारव्रत में भी जो चीजें हम ऑलरेडी पढ़ते हैं बाल रोग में वही चीजें दी हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे कि जो नेशनल चाइल्ड के हेल्थ के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको इसमें जोड़ा गया है। काय चिकित्सा वाले पोर्शन में आते हैं, काय चिकित्सा पंचकर्म के क्वेश्चन बनाने के लिए उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, हिंट दी हुई है कि हम ये चरक चिकित्सा स्थान से काय चिकित्सा पूछेंगे, पंचकर्म जो है कल्प सिद्धि स्थान से पूछेंगे। तो काय चिकित्सा पंचकर्म वाला ये जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस का टॉपिक है, ये पूरा चरक उत्तरार्ध पढ़ने से कवर होगा, है ना। यहाँ पर आपको चरक उत्तरार्ध पूरी पढ़नी पड़ेगी इन विषयों के साथ में। शल्य और शालक्य में केवल शल्य तंत्र का वर्णन दिया है, शालक्य उसमें डिटेल में नहीं है, लेकिन अगर हेडिंग बनाई गई है इसका मतलब है कि पूरा विषय उसमें समाहित है। तो ऐसा है, आप उसको प्रश्नवाचक ना बनाए कि इसमें शालक्य के बारे में डिटेल नहीं लिखा है, लेकिन चूंकि हेडिंग बनाई गई तो हम शालक्य तंत्र हमें पूरा पढ़ना है। बेस हमारा सुश्रुत का उत्तर तंत्र ही रहेगा, पहले अध्याय से लेकर उत्तर तंत्र के 26वें अध्याय तक इसमें अपन कवर करेंगे। शल्य जो है वो शल्य जब हम पढ़ते हैं तो शल्य का जो बेस रहता है वो सुश्रुत के सूत्र स्थान के प्रारंभिक के 27 चैप्टर रहते हैं। इसके अलावा निदान स्थान रहता है, चिकित्सा स्थान का कुछ पोर्शन रहता है। तो सुश्रुत संहिता डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन शल्य के रूप में, शालक्य के रूप में, कल्प, अगर तंत्र के रूप में, सारी स्थान में, एनाटॉमी के रूप में आप पूरी सुश्रुत कवर कर जाते हैं। लास्ट इसमें मेडिकल रिसर्च एंड बायोस्टेटिक्स है, ये भी बहुत जरूरी चीज हो गई है आज की। आपका अब जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो स्टेटिक्स पे ही बेस्ड होती हैं। तो जिन लोग ने अपने टाइम में बीएमएस किया हुआ है, यानी जिनको बीएमएस करे हुए 5-6 साल हो चुके हैं, उस समय रिसर्च अगर उनने नहीं पढ़ी है तो सबसे पहला काम होना चाहिए मेडिकल रिसर्च और बायोस्टेटिक्स पढ़ें। तो इस प्रकार से सिलेबस को अगर आप देखते हैं तो 12 पॉइंट्स हैं। 12 पॉइंट्स को मान के चलें कि हर ऐसे 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं और हर पोर्शन को इक्वल टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप काय चिकित्सा पंचकर्म पढ़ने जा रहे हैं तो पूरा महीना दे दिया उसको, कुमार जा रहे हैं तो 2 दिन में कवर कर रहे हैं। अब 12 हफ्ते हैं, 12 हफ्ते को हर हफ्ते को एक सब्जेक्ट को लें और उसके बाद में अगर उससे कम दिन में आपका सब्जेक्ट कवर हो जाता है तो आप फिर जो पहले पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन साथ में स्टार्ट करते जाएं। नेक्स्ट, देखिए मैंने बार बार बोला आपको, जैसे क्रिकेट में आप एनालिसिस करते हो कौन सा खिलाड़ी कौन सा शॉट खेलता है, कैसे आउट होता है, उसकी स्पिन को अच्छा खेलता है, फास्ट को अच्छा खेलता है, वैसे ही आपको उस राज्य के जो प्रीवियस पेपर्स हो चुके हैं उनको समझना होगा। तो आप हरियाणा पीएससी के पुराने पेपर लगाओगे, 2000 का पेपर इंग्लिश मीडियम में आपको मिलेगा और इसमें बेसिक से क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ कठिन चीजें नहीं है। पहले आप गौर करोगे फर्स्ट ईयर की चीजें बहुत पूछी जाती थी, लेकिन रिसेंट समय में फाइनल ईयर बहुत ज्यादा पूछे जाने लगा है। सेम 2005 में है, बेसिक सा पेपर है। 2006 आप गौर करोगे तो उससे पहले के पेपर 100 नंबर के होते थे, लेकिन 2006 में जो पेपर हुआ था वो 150 नंबर का था और पूरा का पूरा पेपर एक चरक संहिता के सूत्र स्थान के पहले चैप्टर से स्टार्ट होता है और सिद्धि स्थान में खत्म होता है। मतलब जिस व्यक्ति ने पेपर बनाया था उसने पूरी चरक संहिता ही पूछी है केवल, और चरक संहिता के माध्यम से कोशिश की है कि इसमें सारे विषय भी इंक्लूड हो जाएं। तो ये सरप्राइजिंग है, लेकिन इसकी भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उसके अलावा आप, मैंने चरक उत्तरार्ध तो बताइए, आपने काय चिकित्सा पंचकर्म में इंक्लूड हो जाएगा, सारी स्थान भी चरक का शरीर रचना में आ जाता है, सूत्र स्थान फिजियोलॉजी में आ जाता है और द्रवगुण का कुछ भाग सूत्र स्थान में दिया हुआ है जो चतुष्क हैं हमारे। तो इस प्रकार से मेरा ये आग्रह है कि आप सिलेबस कवर करें। सिलेबस के बाद में सेकेंडरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो चरक संहिता है। 2000 के पेपर 6 का पेपर ये इसको प्रूव करता है। इसके बाद में आते हैं 2010 और 13 के पेपर। इनको लगाने के बाद में आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत इजी एग्जाम होती है पीएससी, सिंपल क्वेश्चन आते हैं 1 लाइन और मैं तो आसानी से सिलेक्ट हो जाऊंगा, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीएससी की तैयारी करते समय सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो बढ़ता है, जब ऑल इंडिया पीजीटी की तैयारी करते हैं तो वो लोग एग्जाम देते हैं जिन्होंने ऑल इंडिया पीजीटी नहीं निकाली होती, पर पीएससी में वो सभी लोग बैठते हैं जिनने ऑल इंडिया पीजीटी टॉप की होती है, अच्छी ब्रांच में पीजी कर रहे होते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं, इवन प्राइवेट कॉलेज में टीचर होते हैं, उनको भी गवर्नमेंट जॉब का मोह होता है। और मोह क्या है, तो मोक्ष है। एमओ को मैं अपने यहाँ तैयारी कराता हूँ तो बोलता हूँ कि ये तो मोक्ष है। तो पेपर सरल होता है पर पेपर देने वाले व्यक्ति जो है उसको कठिन बना देते हैं, तो इसका कट ऑफ हाई जाता है, गलती करने के चांसेस कम रहते हैं। एक आता हुआ क्वेश्चन जो आपसे आता और गलत हो जाता है एग्जाम हॉल में, तो वो आपसे एग्जाम से बाहर कर देता है। और दूसरा, अवेयर रहना
है ना। कई बार क्या होता है कि नए नए पैटर्न को आपकी जानकारी नहीं होती, तो आप पुराने पैटर्न पुरानी गाइडों से पढ़ते रहते हैं, जबकि नए पैटर्न में जो चीजें आने लगी हैं वो संदर्भ के साथ आने लगी हैं। तो पुराने पेपर से आप एक आइडिया लीजिए, लेकिन उससे रिलैक्स मत हो जाइए कि इजी पेपर आता है। पेपर इजी है, पर पेपर जो अटेम्प्ट करने वाले हैं वो आपके साथ वाले इजी नहीं है। सब पीजी सेलेक्ट हैं, कई जगह टीचर्स के रूप में भी काम कर रहे होंगे, तो कंपटीशन हाई है। नेक्स्ट नेक्स्ट मॉक टेस्ट की जो मैंने बात की कि आपको हर हफ्ते 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, ताकि आपको जब आपने तैयारी की तो आपसे हो सकता है 100 में से केवल 60 क्वेश्चन बनते होंगे या 100 में से 70 बनते होंगे। समय के साथ साथ इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आपको उससे पता चलता जाएगा। मॉक टेस्ट के पेपर लगाने का मतलब मेरा तात्पर्य ये है कि पुरानी एग्जाम्स जो पीएससी की हो चुकी हैं उसमें जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो आपको हल करने चाहिए। अगर आप एक यूपीएससी का पेपर लेते हैं, उसमें से 100 क्वेश्चन लगाते हैं और उसमें से आपको 20 नहीं बनते या 30 नहीं बनते, तो एक कॉपी में नोट डाउन करिए कि कौन से क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहे हैं, किस सब्जेक्ट के नहीं बन रहे हैं, किस टॉपिक के नहीं बन रहे हैं। उसकी आपकी एक खुद की कॉपी बनाइए। कॉपी में पेपर का नाम दीजिए कि मैं यूपीएससी 2095 लगा रहा हूँ और मेरे से कितने क्वेश्चन बने, कितने नहीं बने। उसके बाद में आप 2000 का लगाइए, 2002 का लगाइए, 5 का, 6 का, 14, 16 जो भी यूपीएससी के पेपर हो चुके हैं उनको सॉल्व करिए और एक कॉपी बनाइए। उस कॉपी के एक पेज पे आप केवल वो क्वेश्चन लिखिए जो आपसे नहीं बनते और उनके आंसर लिख लीजिए। ये लास्ट टाइम पे रिवीजन में काम में आएंगे और आपको ये इंडिकेट करेंगे कि आपको किन चीजों का लास्ट में रिवीजन करके जाना है। तो पुराने पेपर्स एक तो आपकी एक्चुअली तैयारी जो होती है, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत अच्छा बता देते हैं, पर एग्जाम हॉल में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं। तो उसकी आदत के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है और वो अंतिम के लिए मत छोड़ के रखें कि लास्ट में पूरी तैयारी हो जाएगी तब मॉक टेस्ट लगाएंगे। कुछ भी चीज लास्ट के लिए मत छोड़ें, हर सप्ताह 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाते जाएं। नेक्स्ट चौथा जो है वो है रिवीजन। बहुत सारी तैयारी हम कर लेते हैं शुरू शुरू में, जैसे अभी मैं देख रहा था बहुत सारे टीचर्स जो है आप में अपने जो है छात्रों के ज्ञान को बढ़ा रहे थे और उनको नॉलेज दे रहे थे कि कैसे चीजों को बेहतर तरीके से पढ़ा जा सकता है। पढ़ने के बाद में जब रिवीजन की बारी आती है वो सबसे ज्यादा एस्पेक्ट हो जाता है। तो रिवीजन के तौर पे मैं कुछ बेसिक्स जो सदियों से चले आ रहे हैं और जो लोग इनको समझते हैं वो चीज तो वो हमेशा सफल होते हैं कि 10 चीजें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, एक ही चीज को 10 बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। चूज द बेस्ट, बेस्ट है उस पर ट्रस्ट करें। कई बार क्या होते हैं बच्चे स्टार्टिंग करते हैं तो जैसे जिम में भी जाते हैं ना, तो पहले दिन जिम में जाते हैं तो बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं, डंबल भी कर लेते हैं, चेस्ट भी कर लेते हैं, डिप्स भी लगा लेते हैं। फिर 2-3 दिन बाद ये हालत हो जाती है कि वो पूरी बॉडी जो है उसमें लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, मूर्ति नहीं बनती है। उसी प्रकार से जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आप एक ही टॉपिक्स को 2-3 चीजों से पढ़ना चाहते हैं, यहाँ बुक से भी पढ़ लें, नोट से भी पढ़ लें, इससे भी पढ़ लें, पर धीरे धीरे जब बर्डन बढ़ता जाता है तो आप सिंक होना चालू हो जाते हैं और फिर आपको समझ में आता है कि मैं कम टाइम में जिसको रिवाइज कर सकूं मुझे उसी से पढ़ना चाहिए। तो रिवीजन की होती है कि आप जिस चीज को रिवाइज कर सको उतना ही पढ़ें, जिसको आप रिवाइज नहीं कर पाओगे अल्टीमेटली वो आपके काम में नहीं आने वाली है। तो जैसे कि बहुत सारी चीजें बुक से पढ़ने की होती है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें नोट से पढ़ने की होती है जो आप रिवाइज कर सकते हैं, तो नोट से पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने लाइफ में डिसीजन लें, चूज द बेस्ट, और एक ही चीज को 10 बार पढ़ें, 10 चीजें नहीं पढ़ें। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एफएक्यू टॉपिक्स। एफएक्यू टॉपिक्स क्या होता है कि जब आप पेपर्स लगाते हैं, रिसेंटली जो पेपर्स आए हुए हैं उनको देखते हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आती है कि लिखा इसमें आर्य सिद्धांत है, पर आर्य सिद्धांत में मेनली जो है संहिताओं की टीकाएं पूछी जाती हैं या संहिताओं की टीकाएं सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। तो लास्ट में जब आपके पास 7 से 10 दिन बचेंगे तो आप आर्य सिद्धांत पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप रिवीजन करेंगे संहिताओं की टीकाओं का। आप शरीर रचना में जाएंगे तो उसमें आपको मासानुमासु वृद्धि के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो आप उसका रिवीजन करेंगे। आप गर्भ में अंग की उत्पत्ति सबसे पहले किसकी होती है उसका रिवीजन करेंगे। आप कौन से अंग में कौन से चीजों से मिलके बनता है वो क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, तो आप उसका रिवीजन करेंगे। तो एफएक्यू कहने का मतलब है कि आपका एक सिलेबस का बड़ा टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स को भी आप समराइज कर लेते हो कि ये चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं। तो जो बार बार पूछने वाली चीजें हैं उनको आपको एक टिक मार्क बनाना है, 100 टॉपिक्स चूज करना है या 25 टॉपिक्स चूज करना है,
जो आपको लास्ट में रिवीजन करके ही करके इसको प्रोबेबिलिटी जो रूल होता है उस पर हम लागू करके चलते हैं कि ये सबसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं। फिर दूसरी चीजें होती हैं डिफिकल्ट टू लर्न। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पढ़ता है तो भूलता है। हो सकता है शरीर रचना पढ़ते समय बाकी चीजें आपको याद रहती हो, लेकिन आप हो सकता है मर्म भूल जाते हो, शायद आप रोगों की संख्या जो है वो कितनी है वो भूल जाते हो, या फिर आप कौन सा रोग बैक्टीरिया वायरस है वो भूल जाते हैं, या फिर आप जो डिसीज है उनके साइन भूल जाते हैं। तो नोट डाउन करें कि आप कौन सी चीजों में कंफ्यूज होते हैं, कौन सी चीजों को भूलते हैं। उसको आपके अपने दिन के 1 से 2 घंटे डेली देने पड़ेंगे। ऐसी चीजें जो आप भूलते हैं, रसास में हो सकता है आप शोधन मारण भूल जाते हो। हर व्यक्ति को मालूम रहता है कि वो क्या चीजें भूलते हैं। बहुत सारे लोगों को डिसीज में योग याद रहते हैं पर योग के अनुपान याद नहीं रहते हैं, या योग की मात्रा नहीं याद रहती है। तो ऐसी चीजें खुद नोट डाउन करें कि मैं क्या चीजें भूलता हूँ, और फिर वो आपको लास्ट में उनको रिवीजन करना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो स्किप हो जाती है, वो होती है न्यूली एडेड टॉपिक्स। बहुत सारे एग्जाम में कुछ नई चीजें जुड़ती हैं जो माइन्यूट होती हैं और हम उनको स्किप कर जाते हैं क्योंकि हमारे समय वो शायद नहीं पूछी जाती थी। जैसे आप संहिता सिद्धांत लगाओगे तो उसमें विकास क्रम लिखा है, उसमें फार्माकोविजिलेंस लिखा हुआ है, जो आपका भेषज वाला टॉपिक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, जीएमपी लिखा हुआ है। तो ऐसी चीजें जो न्यूली एडेड हैं वो टॉपिक्स को पहले कवर करना। ऐसा मानना है कि एक बार एग्जाम की डेट हो जाती तो डेट आने के बाद में व्यक्ति रिवीजन ही कर पाता है, नया नहीं पढ़ पाता है। नया पढ़ने के लिए जो आपके पास एनर्जी होती है वो सबसे स्टार्टिंग में होती है। तो सबसे पहले सिलेबस में नोट डाउन करें कि क्या चीजें आपने अभी तक नहीं पढ़ी। हो सकता है आपने रिसर्च स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा है, सबसे कवर करें। हो सकता है आपने फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ी है, सबसे पहले उसको कवर करें। हो सकता है कि आपने फॉरेंसिक मेडिसिन इससे पहले नहीं पढ़ी तो उनको कवर करें। तो हर एग्जाम में अगर आप कठिन से भागोगे तो कोई भी जंग नहीं जीत पाओगे। तो सबसे पहले अपने बड़े दुश्मन को हराओ। जो चीज आपको नहीं आती है एग्जाम की डेट आने से पहले सबसे पहले उसको पढ़ो, उसको कवर करो। उसके बाद आपको मालूम है आपने 4.5 साल 5 साल जिस चीज को दिए हैं वो आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आपकी जो गुरुओं की मेहनत है, जो उन्होंने यूजी में आपको पढ़ाया है और आपको मार्गदर्शन दिया है, वो कभी आपसे नहीं जाने वाला है। तो न्यूली एडेड टॉपिक सबसे पहले कवर करना चाहिए, ये एक आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो 4 कोर कंपाउंड है, पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। उसके अलावा फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे हल करने हैं, क्वेश्चन के पैटर्न्स को समझना है। एग्जाम को आपको अपने लिए सरप्राइज नहीं रखना है। जैसे वर्ल्ड कप का कैच था तो उसकी 150 बार प्रैक्टिस हुई थी, उसी प्रकार आपको अपने लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट पहले लगा के रखने हैं। और चौथा जो है रिवीजन ऐसा बनाना है कि जो चीजें आप भूलते हैं उनको लास्ट में रिवीजन कर लें। इसके अलावा आप लोगों की कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो मैं आप पूछ सकते हैं। हेलो जी सर, रिसर्च जो रिसर्च के टॉपिक हैं सर, वो मतलब वो हम सर कहाँ से पढ़ें? रिसर्च मेथड जो टॉपिक्स आ रहे हैं सर, उन्हें हम मतलब कहाँ से पढ़ें सर उनको? देखिए, 2 चीजें होती हैं। एक होता है कि आप अपने अनुभव से सीखें चीजों को, या फिर किसी के पास अनुभव है तो उसको ले लें। तो मेन अगर जिन लोगों ने बना रखे हैं आप उनसे संपर्क करें, हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। या फिर आप तो एक स्मृति का कारण होता है दृष्टम श्रुतम अनुभूतम, आपने खुद बनाई होगी कोई चीज तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो डिपेंड करता है कितना टाइम है और आप कितना उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो रिसर्च स्टैटिस्टिक्स नया विषय है, लेकिन बहुत सारी बुक्स आ चुकी हैं, नोट्स आ चुके हैं, आप उनको समराइज करके उसको कवर कर सकते हैं। हेलो। जी हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। Good सर evening. मुझे ये कंफर्म करना था, ये जो एग्जाम होगा ये सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा? क्योंकि कई यूट्यूब्स ऐसे दिखा रहे हैं कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, और वो कह रहे हैं कि ये सब्जेक्टिव है, सो आई एम कंफ्यूज्ड। देखिए, अगर आपको जानना है कि ये एग्जाम सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होता है, इसके लिए आपको पीएससी की परिपाटी को समझना होगा। जो मैंने गौर किया है, जहां पर कम पोस्ट हैं, कि डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर की एग्जाम हो रही है, वो कम पोस्ट 4 ही पोस्ट थी। इसके अलावा और भी जो भी जिनके विज्ञापन मैंने देखे और जिसमें सब्जेक्ट एग्जाम हो रही है उसमें पोस्ट कम थी। तो कम पोस्ट में जो और उसमें फिल्टर होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर वो लोग ही भर सकते हैं जिनमें 5 साल का अनुभव हो। तो देने वाले कैंडिडेट कम होते हैं, वहां पर पीएससी के पास ये मतलब क्षमता होती है कि उतने लोगों की कॉपी चेक करा सकती है। जहां पर पोस्ट ज्यादा होंगी, जैसे 800 पोस्ट हैं, तो यहाँ
संभावना है कि पहले ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी, जिससे 3 गुना लोग या 2 गुना लोग सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट चाहे सब्जेक्टिव एग्जाम भी ले सकती है। मेरा ये मानना है कि इसमें डायरेक्ट सब्जेक्टिव नहीं होगा। अगर सब्जेक्टिव होगा तो दोनों चीजें होंगी, पहले ऑब्जेक्टिव होगा फिर सब्जेक्टिव होगा। ये मेरा अनुभव और एक जो शासन में काम करते हुए जो नीति हम लोग समझते हैं उससे मैं बोल रहा हूँ। मे भी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप इसी को ध्यान में रख के प्रिपेयर करें कि पहले ऑब्जेक्टिव हो सकती है, देन सब्जेक्टिव हो सकती है। सर सल्ले में कौन से टॉपिक सर ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर सल्ले में? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 100 नंबर की तैयारी करके जाएंगे तो आप 90 ला सकते हो, लेकिन आप अगर 85 और 90 नंबर अगर पढ़ के जा रहे हैं तो 90 नंबर नहीं लाए जा सकते। तो शल्य जो है वो एक सीमित है कि शल्य में अपन यंत्र पढ़ते हैं, शस्त्र पढ़ते हैं, अग्नि पढ़ते हैं, क्षार पढ़ते हैं, व्रण बंधन पढ़ते हैं, इसके अलावा कांड भग्न पढ़ते हैं, जो उसमें सर्जिकल एस्पेक्ट दिया हुआ है, जो फ्रैक्चर्स दिए हुए हैं, इसके अलावा एनेस्थीसिया उसमें नया टॉपिक जोड़ा है। तो सीमित है, शल्य बड़ा विषय नहीं है, वास्ट विषय नहीं है, उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। पर सिलेक्टिव नहीं बने कि मैं ये नहीं पढ़ूंगा या ये ही पढ़ के जाऊंगा। मेरा ये मानना है कि आप 100% सिलेबस कवर करके जाएंगे तब फिर 80-90 नंबर आप ला सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 80% पढ़ के आप 80 नंबर ले आए। सर एग्जाम होने की कब तक संभावना है? वैसे मैं कभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के आंसर नहीं देता हूँ, क्योंकि इससे अपने जीवा जो वाणी पे सरस्वती होती है वो रूठ जाती है। क्योंकि हमने कभी किसी को बोला है कि आप इस पद पे बैठोगे तो आगे चल के वो सक्सेस हुए हैं, उस पद पे बैठे हुए हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहूंगा क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है। हमें 3 महीने का टाइम मान के तैयारी करना चाहिए। सर प्रीवियस ईयर के लिए कौन सी बुक सजेस्ट करेंगे सर आप? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के लिए आप जैसे पारिक में बहुत अच्छे पेपर्स दिए हुए हैं, लेकिन पारिक के साथ प्रॉब्लम्स है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गलत दिए हुए हैं, तो उससे कंफ्यूजन होती है। आप हमारे जो फोन नंबर है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन जो हरियाणा पीएससी के वो तो मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, आपको सॉल्व कराए हुए हैं, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। पर आप जिसका रिवीजन कर सको बस उतनी चीजें आप करना। सर सिलेबस में देखें तो सर क्या इम्पोर्टेंट है? क्या सर चरक संहिता में क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अच्छे तैयार होने चाहिए? देखिए, उसका जो काय चिकित्सा पंचकम वाला जो सिलेबस का टॉपिक है वो कहता है कि इसमें पूरा चरक चिकित्सा कल्प सिद्धि पूछी जाएगी। जो शरीर रचना वाला भाग है, वो शरीर क्रिया वाला भाग है, उसमें साफ लिखा है कि इसमें चरक का सारी स्थान पूछा जाएगा। तो इसके बाद में केवल बचते हैं आपका विमान स्थान बहुत कुछ पदार्थ विज्ञान में भी आता है, रोग विकृति में भी आता है। इसके अलावा सूत स्थान है, वो तो द्रवगुण में भी कुछ चैप्टर्स आते हैं, रोग विकृति में भी कुछ चैप्टर आते हैं। तो चरक संहिता तो आपको पूरा ही कवर करना है। चरक संहिता को मैं आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। सिलेबस प्लस चरक संहिता, ये मेरा जो है, मैं भी अपने जो मेरे से गाइडेंस ले रहे हैं, मैं भी यही प्रेफर कर रहा हूँ कि आप सिलेबस प्लस चरक संहिता कवर करें। सर पेपर ज्यादा डीप पढ़ने की तो वो नहीं है ना कि ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत है, या फिर सुपरफिशियली जैसे पीजी में पढ़ाई करते हैं, पीजी में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो वो ज्यादा काम करना पड़ता है लाइन संहिता का सब कुछ। तो इसमें ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ये आपकी तैयारी के स्तर पर रहता है कि कोई क्वेश्चन आपको डीप लगता है या ऊपरी लगता है। ये डिपेंड ऑन करता है कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आप कठिन के लिए तैयार रहते हैं तो सरल को पेपर तो वैसे भी आपसे बन जाएगा। तो हमेशा कठिन की तैयारी करके चलें, क्योंकि सरल आएगा तो फिर वो उसमें जो कट ऑफ होता है वो बहुत हाई चला जाता है। सिलेबस में देखें तो संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है, पर हमें पढ़ना चाहिए सर संस्कृत या नहीं? नहीं, स्पेसिफिक नहीं किया गया, तो अपनी टाइम एनर्जी ना दें। पहले हम उन चीजों को कवर करें जो उसमें मेंशन है। जीके मेंशन है? जीके इस बार उसमें मेंशन नहीं है, तो आपको जीके का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। एक इंद्रिय सन्निकर्ष में एक 6वीं चीज होती है जिसको लिखा है विशेषण विशेष भाव। जो चीज नहीं है तो नहीं है। इंद्रिय सन्निकर्ष ज्ञान का एक विषय है। तो लाइफ में डिसीजन लेने पड़ते हैं, ये चीज नहीं है तो नहीं है। हेलो सर, ये अगर ऐसा लग रहा है कि पेपर सब्जेक्टिव होगा तो कैन यू इलेबरेट अबाउट सब्जेक्टिव मेथड्स? ओनली सब्जेक्टिव, हमें लिखना कितना है वर्डिंग में या स्पेस में या एंड जो भी सर सब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसका एक कोर होता है। कोर का मतलब होता है जो उसका मूल, जो उसमें से मूल चीज पूछी गई है।
तो मूल चीज आप चाहें तो दो तीन लाइन में भी लिख सकते हैं, और मूल चीजों को भागों में तोड़ के 10 लाइनों में भी लिख सकते हैं। तो आप सब्जेक्टिव पढ़ते समय बेसिक चीजें याद रखें, क्योंकि जो हम यहाँ करते हैं अपनी यूजी लाइफ में करते हैं कि अपनी शब्दावली जोड़ देते हैं, कॉपियां भर देते हैं, वैसा अच्छा नहीं माना जाता है। शासकीय तंत्र में काम करते करते मुझे ये अनुभव हो चुका है कि जितना आप सटीक लिखेंगे और कम शब्दों में लिखेंगे उतना वो प्रभावी माना जाता है। तो वही पैटर्न रखें कि मुझे कम शब्द यूज करना है और सटीक लिखना है। आप उसको डिस्क्राइब करने से, या कि मैं 2 पेज में लिखूंगा तो मुझे ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा मत सोचें। आप जितना विषय पूछा गया है वो जितने शब्दों में पूर्ण हो सकते हैं, जितनी उसमें शब्द लिमिटेशन है उतने के हिसाब से तैयारी करें, ज्यादा आप क्योंकि सर भरने के हिसाब से ना पढ़ें। क्योंकि सर इसमें एक ही इश्यू है कि सब्जेक्टिव मीन्स ये बहुत ही अपार भी। फॉर एग्जांपल अपन औपसर्गिक रोग के बारे में पूछ लिया, सपोज करो सिंपल सा वर्ड आ गया योग सेम, तो इस पर कितना कुछ डिफाइन कर पाएंगे? ये संहिताएं भी नहीं बता पाती हैं सर, और सामने वाला पेपर नहीं, चेक करने जैसे आपने औपसर्गिक का ही की उदाहरण दिया, तो मैंने आपको संहिताओं में एक ही मूल संहिता है जिसमें औपसर्गिक रोग का वर्णन है, कुष्ठ निदान चैप्टर में सुश्रुत संहिता में, जिसमें 4 ही रोग बताए गए हैं कि जो है कुष्ठ है, ज्वर है, नेत्राभिसंध है ना, ये और यक्षमा है, ये 4 जो है ये 4 रोग होते हैं जो कि औपसर्गिक रोग माने गए हैं। तो अब इनको लिखने के बाद में ज्वर में आप बताएंगे जो है, ज्वर में जो रोमांतिका होता है, मसूरी का जिसे हम कहते हैं, ये फैलते हैं, मम्स है, मीजल्स है, फैलने वाले औपसर्गिक रोग हैं। अब लेप्रोसी में लिखें कि जो स्किन डिसीज होती है, रिंग वर्म है, और है ना, या फिर रिंग वर्म है, या एक्जिमा है, फैलते हैं। आधुनिक में आपसे तुलना कर दें, आप उसको सर डीप यही ना लिखें, आधुनिक में डीप नहीं बनाएं, आप उसकी तुलना करके डीप कर दें बस केवल। अभी मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि सर को हम दोबारा एक बार फिर जोड़ेंगे, क्योंकि सर का जो सेशन है वो बहुत इंटरेक्टिव रहा। मुझे लगता है सबसे ज्यादा धन्यवाद सभी आयोजक कर्ताओं को मेरे तरफ से नमस्कार, और मुझे आशा है कि इस आयोजन से छात्रों को बहुत लाभ होगा, और छात्र इसको अनुकरण करेंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने शिक्षण के लिए कि हरियाणा एएमओ की तैयारी किस तरीके से और किस रास्ते पे चलकर करें। और मुझे लगता नहीं कि हमारे में से जो भी साथी हैं किसी को इस तरह का मार्गदर्शन अभी तक तो मिला होगा। तो सभी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने ओजस्वी विचारों से, और स्पेशली शिक्षण के किस तरह का पढ़ाई, किस तरह की बुक्स, किस तरह के टॉपिक्स हमें चूज करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम सभी को विश्वास दिलाते हैं कि जल्दी सर से एक स्पेशल इंटरेक्टिव सेशन हम जरूर करेंगे। और सर का गूगल पे, आप सर का कॉन्टेक्ट नंबर हमने शेयर भी किया स्क्रीन पे, और गूगल से आप सर्च करके किसी भी तरह से सर से गाइडेंस लेनी हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे बीच में डॉक्टर संघमित्रा दास मैम जुड़े हुए हैं, जो संस्थापक और आयुष और अकेडमी दिल्ली के हैं। बहुत ही क्या कहूँ कि इतना उनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं गुजारिश करूंगा कि मैम संघमित्रा दास हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ जुड़े सहभागियों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद दें। मैम संघमित्रा दास। ओम धन्वंतराय नमः। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज का ये जो कार्यक्रम आपने रखे हैं आयोजकों के द्वारा और सभी गुरुजनों के द्वारा, ये निश्चित रूप में सारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। एक शुरुआत उनको कैसे करनी चाहिए, उनका मार्गदर्शन ये करने वाला है ये कार्यक्रम आपका। और समय व्यर्थ ना करते हुए मैं स्टार्ट करना चाहूंगी मेरा विद्यार्थी के लिए जो जिस पॉइंट्स के ऊपर मैं उनको गाइड करना चाहती हूँ। स्क्रीन आप सभी को विजिबल है? यस मैम। यस मैम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यस मैम।
सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी आप लोगों का जो सिलेबस दिया गया है, वहां से ही मैं स्टार्ट करूंगी कि इसमें क्या दिया है और इसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को, तो उसी से ही मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि संहिता सिद्धांत, और संहिता सिद्धांत कहने से ये शब्द में ही सारे सिलेबस आ गया एक्सेप्ट योर अर्थशास्त्र। एंड टू सम एक्सटेंट हम मान सकते हैं कि जैसे पदार्थ विज्ञान वगैरह, लेकिन पदार्थ विज्ञान भी संहिता के साथ एकदम बहुत डायरेक्टली जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि सपोज फंडामेंटल्स एंड क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ आयुर्वेद, पंचमहाभूत हो गया, आपका पदार्थ हो गया, सिद्धांत अकॉर्डिंग टू चरक संहिता हो गया। तो ये जो शब्द आप सुन रहे हैं ना, तो आप ये सोचिए कि पूरा आयुर्वेद इसी के अंदर समाहित हो गया। तो मैं आपको बस एक ही चीज कहूंगी कि आप लोगों का शुरुआत हमेशा बृहत्त्रयी लघुत्रयी से ही होना चाहिए। बृहत्त्रयी लघुत्रयी को हम सिलेबस से परे, सिलेबस से ये कम इम्पोर्टेंट, सिलेबस के बाद इसको करना है, इस चीज के साथ मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। शुरुआत हमेशा तैयारी का, आयुर्वेद के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, आपका जो मेरुदंड को बनाने वाला है, आपका जो आधार बनाने वाला है सिलेक्शन का, वो है आपका बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। तो इसलिए संहिता को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम देंगे। यस, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमको डिटेल में ना जाके तत्व को समझना है, और एग्जाम में आने वाले एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है, जो पॉइंट्स है, जो टर्मिनोलॉजी है, हमको उसी के ऊपर पकड़ रखना है। यहाँ पर एक पॉइंट है, आप देख सकते हैं, बृहत्त्रयी एंड लघुत्रयी ऑफ आयुर्वेद एंड देयर इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि वी शुड ओनली learn the commentaries and their authors. No, बृहत्त्रयी एंड लघुत्रयी ऑफ आयुर्वेद एंड their important commentaries, यानी उनका जो important contribution है, उनको हमको देखना है। यस, यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंट स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट थ्रू पॉलिसीज टू डेवलप एंड प्रमोट आयुर्वेद एजुकेशन, ट्रीटमेंट एंड अवेयरनेस। ये पॉइंट आपके लिए न्यू है। आप लोग बीएमएस के समय में और अपने एमडी के प्रिपरेशन के समय में इसको नहीं पढ़े थे। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय था, ये जुड़ना ही था और ये जुड़ा है। इसको आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं, इसका तैयारी आपको करना है। रचना शरीर और क्रिया शरीर में ये जितने भी शब्द प्रयोग हुआ है ना, ये ओनली 10 टर्म्स है। पर आप जब चरक शरीर सुश्रुत शरीर में चलेंगे तो सुश्रुत शरीर में 10 चैप्टर से, चरक शरीर में 8 चैप्टर से, ये 18 अध्याय, ये 18 अध्याय में जो रहा वही है शरीर। तो ये 10 टर्म जो दिया है ना, ये सिर्फ आपको फॉर एग्जाम्पल दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये 10 टॉपिक से ही, ये 10 टर्म से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। नो, 18 अध्याय से आपका क्वेश्चन आएगा। वरंग मैं इसके साथ आपको और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। अष्टांग हृदय का जो मर्म वाला पोर्शन है, जहां पर 5-6 पॉइंट उनका अलग से दे रखा है, उस पॉइंट को भी आप लर्न करने के लिए, पढ़ने के लिए ना भूलें। थर्ड इज योर द्रव्य गुण। द्रव्य गुण में आप प्लीज 2 ही लाइन को देखिए, रसगुण वीर्य विपाक प्रभाव आज पर चरक संहिता। उसके नेक्स्ट आप चलिए, वहां पर दिखा दिया गया डिटेल्ड नॉलेज ऑन ड्रग्स मेंशन्ड बाय एनसीआईएसएम। तो ये 2 लाइन से आपको समझ में आ गया कि द्रव्य गुण का आपको क्या क्या देखना है। द्रव्य गुण में हम 2 पार्ट पढ़ते हैं, एक है ड्रग्स पार्ट पढ़ते हैं, दूसरा उसका प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। जो द्रव्य गुण फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट हम पढ़ते हैं, एग्जैक्टली वही चीज को हमको पढ़ना है। लेकिन हमारे लिए न्यू क्या है ना, ये जो पॉइंट 4 में जो दिया गया है, इसमें भी हमको बहुत डिटेल जाके केडी त्रिपाठी का बुक खरीद के उसको पूरा रख लेना है, ये समय नहीं है हमारे पास। तो इसलिए ये सारे जो टर्म्स दिया गया है, इसका डेफिनेशन क्या है, टॉक्सिसिटी क्या है, डोजेस क्या है, कंट्राइंडिकेशंस कहां पर है, तो इतने चीजों को हमको देखना है। क्योंकि हमको ये जो 6 लाइंस में आपका दे रखा है, 7 लाइंस में दे रखा है, इन सबको कवर करना है। क्योंकि आई बिलीव इन कि आप मेहनत में कोई कमी नहीं करना है, उसके बाद सक्सेस इज योर्स। भाग्य जो है वो दैव है, पूर्व जन्म का कर्म है, लेकिन यह जन्म का कर्म हमारे हाथ में है, इसमें हमको कोई कमी करना नहीं चाहिए। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मानती हूँ, पूर्व जन्म कृत कर्म हमारा निश्चित बहुत ही अच्छा रहा होगा, तभी हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं। इस चीज को तो आपको मानना ही पड़ेगा। और अगर ये चीज को मानते हो ना, तो ये जो सिलेबस आपका दे रखा है, ये आपको कवर करने के लिए
जो भी आपको समय मिल रहा है ना, ये बिल्कुल भी असंभव नहीं है, पर ये है कि हमको एक श्रृंखलित, एक डिसिप्लिन वे में और एक समयानुवर्तिता के साथ एक रूटीन लाइफ मेंटेन करते हुए हमको ये सिलेबस को 1 by 1 हमको कवर करना है, और वो भी तरीके से। रसशास्त्र और वैशिज्य कल्पना, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर रसरत्न समुच्चय और रसतरंगिणी का ये सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए कहा गया, जिसमें आप देख सकते हो पारद, उपरत्न, उपरस, महारस ये सारे हैं। और मैं ये कहूंगी रसशास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं क्या, नए के रसशास्त्र का इतिहास, उसके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उसका परिभाषा, उसके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रस, महारस, उपरस, साधारण रस, धातु, फिर रत्न, उपरत्न, सिकता वर्ग, क्षार वर्ग, सुधा वर्ग, विष, उपविष। यही तो था रसशास्त्र और यही तो है। छोड़ोगे किसको, रखोगे किसको? तो इसलिए ऐसे कुछ भी ना सोचते हुए आप जैसे पढ़े थे एमडी के लिए वैसा ही आपको पढ़ लेना है। बस एक चीज याद रखना है कि एमडी में यू आर गोइंग फॉर ए हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, सो योर प्रिपरेशन, योर थॉट डायरेक्शन शुड बी ऑफ दैट लेवल। दैट इज वाई आपका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हाई रहेगा एमडी में, और आपका जो पीएससी है वो उसका हमारा क्वालिफिकेशन क्या नीडेड है उसके लिए बीएएमएस। दैट इज वाई हमको उस लेवल का मींस लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा कम है। अगर एमडी में हम मानते हैं कि 100 है डिफिकल्टी लेवल, तो यहाँ पर आएगा 60%। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 20-30%। 12 साल पहले जो क्वेश्चन आया था, अभी का जो थॉट प्रोसेस है और सेम क्वेश्चन सेटर रहेंगे, इसके ये भी जरूरी नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हो आयुर्वेद कितना डेवलप कर रहा है, कितने आगे जा रहा है। आपको लग रहा है कि उसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आएगा? नो, नॉट एट ऑल। You have to be always prepared for the worst। सिलेबस दिया गया है, ये सिलेबस के अंदर पूरा का पूरा आपका आयुर्वेद यहाँ पर समाहित है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ टॉपिक्स है लाइक योर स्वस्थ वृत्त, और आपके जब आप देखोगे टॉक्सिकोलॉजी, तो वहां पर कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको अलग से तैयारी करना पड़ेगा। डिफरेंट कल्पनास फ्रॉम सारंगधर संहिता एंड चरक संहिता, ये आप पढ़ते हो तो इसको भी देखना है। यहाँ पर कुछ न्यू पॉइंट्स है, आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर जैसे कि कंसेप्ट ऑफ औषधि निर्माणशाला विथ रेस्पेक्ट टू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। जीएमपी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयारी करना है इसका। उससे जस्ट ऊपर आप देखिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। क्योंकि इस एग्जाम को लिखने वाले स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि सिर्फ लास्ट 5 इयर्स के एमडी करने वाले या एमडी का तैयारी करने वाले बच्चे होंगे। नो, इसका एज लिमिट है 42। इट मीन्स कि बहुत पुराने स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बैठ रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है ये जो पॉइंट्स है इसको पहले वो नोट डाउन करे और इसका तैयारी वो रखे। एवरी डे कुछ कुछ इससे पढ़े। फार्माकोविजिलेंस बीएमएस करते समय या आज को 10 साल पहले ये टर्म ही आयुर्वेद के विद्यार्थियों के लिए अपरिचित था, तो आज के समय में ये बहुत ही परिचित शब्द है, तो इसको तो पढ़ना ही है। रोग निदान, इसमें आप देख सकते हैं जैसे निदान पंचक आदि है, और इसके साथ लास्ट में आप देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। जैसे कि आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशनल डिजॉर्डर्स, डिजॉर्डर्स ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इंट्रोडक्शन टू कॉमन वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपके लिए अलग है, इसको आपको देखना है। अगर तंत्र जो हम पढ़ते थे जैसे कि सुश्रुत का कल्प और चरक चिकित्सा 23, और इवन अष्टांग हृदय के उत्तर स्थान में भी विषय के बारे में वर्णन है, तो इसको छोड़ के यहाँ पर अलग से कुछ जैसे मेडिको लीगल एस्पेक्ट है ना, तो ये सब चीजें हमारे लिए न्यू है, इसको आपको पढ़ना है। पर्टिकुलरली यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 2, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से इसका तैयारी हमको। तो अगर तंत्र स्वस्थ वृत्त इसका सबसे ज्यादा सिलेबस दे रखा है। स्वस्थ वृत्त में भी आप देख सकते हैं जनपद ध्वंस, जनपद ध्वंसकारी घटक, तो ये सारे हैं। उसके नेक्स्ट आप देखिए, लेकिन जनपद ध्वंसकारी घटक कहने से तो 4 शब्दों में हो गया, पर नो, आपका सिलेबस आप देखिए यहाँ पर बहुत वास्ट दे रखा है। आपको वायु, जल, भूमि और इन सब के बारे में डिटेल्स उन्होंने दे रखे हैं कि हार्डनेस ऑफ वाटर, एग्जामिनेशन, वाटर टेस्टिंग
सबके बारे में भी आपके सिलेबस में है। इसको थोड़ा सा बहुत डीप ना सही, लेकिन ये सारे क्या है, इसके बारे में हमको कितना क्या जानना चाहिए, इसको हमको देखना निश्चित जरूरी है, क्योंकि ये जो न्यू पॉइंट्स है इसमें से आपको क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। स्वस्थ वृत्त सबसे ज्यादा सिलेबस है उसमें। हेल्थ इंश्योरेंस, प्राइवेट एजेंसीज, वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज, एनजीओज एंड आयुष सेक्टर, तो इन सब में क्या क्या एडवांसमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और सीसीआरएस के द्वारा, ये सारे वही तो है। और जब हम एमडी के लिए तैयारी करते हैं, इसी सब को जीके जनरल नॉलेज के अंडर इसी को ही पढ़ते हैं। यही है जीके आपका जीके ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर या कोई दूसरे पोर्टफोलियो के बारे में आपको पूछा जाएगा। हमारे हेल्थ सेक्टर दैट टू आयुर्वेद में क्या क्या एडवांसमेंट है, उसका पृष्ठभूमि क्या है और इन बिटवीन क्या क्या काम हुआ है ना। तो उसमें से फिर हमको जो जो पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, डोंट फॉरगेट टू लर्न अबाउट दैट पॉइंट्स, बिकॉज आई बिलीव इन आप तभी तैयारी करो जब आप संकल्पबद्ध हो कि इस तैयारी के लिए मैं पूरा पूरा अपना समय दूंगा, पूरा पूरा अपना पोटेंशियल यूज करूंगा, लेकिन मुझे सक्सेसफुल बनना है। अदरवाइज अगर आप किसी चीज के लिए तैयारी करते हैं एंड यू आर टेकिंग इट सो इजीली और आप फेल्यूर होते हैं, तो वो टाइम भी आपका वेस्ट हुआ, पोटेंशियल भी वेस्ट हुआ, आपका आउटकम जो है वो नेगेटिव में जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग। तो इसमें डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे कि आप गर्भ शरीर के बारे में पढ़ते हो, वही सब है। आयुर्वेद एंड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एएनसी, रजस्वलाचर्या, गर्भिणी परिचर्या, प्रसूतिचर्या, चरक और काश्यप संहिता के अनुसार दिया गया है। लेकिन पहले आपको बता दिया गया सुश्रुत शरीर पूरा पूरा रहा, तो हम आपको ये नहीं कह पाएंगे कि गर्भिणी परिचर्या सिर्फ आप चरक काश्यप से पढ़ो, क्योंकि प्रीवियसली उन्होंने कह दिए कि आपको सुश्रुत शरीर पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, आर्तव व्यापत, योनि व्यापत, गर्भ व्यापत, स्थानिक चिकित्सा अकॉर्डिंग टू चरक संहिता एंड काश्यप संहिता। जैसे कि मैंने कहा आपको, काश्यप जो है स्त्री रोग, प्रसूति तंत्र और बाल रोग, इन तीनों के लिए सबसे बढ़िया ग्रंथ है काश्यप संहिता, तो इसलिए उसको भी पढ़ना है, उसके साथ साथ चरक और सुश्रुत के शरीरों को भी लेना है। कौमारभृत्य, तो यहाँ पर काश्यप संहिता का ही पोर्शन आया, और जैसे कि मैंने आपको कहा कौमारभृत्य के बारे में चरक के शरीर और सुश्रुत शरीर में रहा, क्योंकि उन्होंने कह दिए कि वो दोनों शरीरों को भी हमको पढ़ना है। तो इसलिए जब हम प्रसूति कौमारभृत्य का तैयारी करते हैं, तो चरक और सुश्रुत के साथ साथ काश्यप को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए लेके चलना है। क्लियर? एंड लास्टली आप देख सकते हो इसमें नॉलेज ऑफ नेशनल प्रोग्राम्स रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स, कम्युनिटी प्रोग्राम्स, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स एंड नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, है ना। तो ये सबको भी हमको देखना है, और ये चीज हम यूजुअली पढ़ते हैं तैयारी के समय में, इवन बीएमएस फाइनल ईयर में भी हम उसको पढ़ते थे, है ना। पर अभी जो न्यू एडवांसमेंट है उसको भी हमको देखना है। शल्य तंत्र एंड शालाक्य तंत्र, तो इसमें वो सारे हैं जो में वर्णन हुआ है। इसमें आपको जो एक्स्ट्रा एफर्ट देना है वो एनेस्थेसिया के लिए देना है। मेडिकल रिसर्च एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, मैं आपको गारंटी देके कह सकती हूँ, आप लोग जितने भी लोग जुड़े हो उनमें से 25 से लेकर 40% स्टूडेंट्स मेडिकल रिसर्च एंड बायोस्टैटिस्टिक्स कभी भी बीएमएस के समय में पढ़े नहीं होंगे। तो आप लोगों को एवरी वीक 2 to 3 days ये जो न्यू टॉपिक्स है, पर्टिकुलरली आप देखिए मेडिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स हो गया, स्वस्थ वृत्त में जो न्यू एडेड पॉइंट्स हो गया, अगध तंत्र में जो न्यू एडेड पॉइंट्स हो गया, तो वो सारे चीजों को वीकली 2 से 3 दिन आपको निश्चित देना है, क्योंकि इट्स नॉट टू इजी टू लर्न। जैसे चरक सुश्रुत तो आसानी से याद रहेंगे, इनका जो टर्म्स है इनको समझना है, फिर उनको लर्न करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन वहां पर कुछ डिफरेंट होगा, उस समय हमको उस क्वेश्चन का सही आंसर करना है। इट्स डिफिकल्ट, इट टेक्स टाइम हमको उसको यूज टू होने के लिए, तो इसलिए रेगुलरली आपको उसके ये सब टॉपिक्स को समय देना है। नेक्स्ट, as Ayurveda is described in Sanskrit, so we have to develop a friendly mindset with this language, जो कि इस कार्यक्रम के जब शुरुआत हो रहा था तब डॉक्टर नरेश भार्गव सर ने भी इसी
वाक्यों को ही बोले थे कि संस्कृत जो है इसको हमको बहुत ही एक क्या कहें इसको, रियली पूज्य है। ये संस्कृत का जो भाषा है ये पूज्य है। ये हमारी बेवकूफी है कि हमने उसके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखे हैं, क्योंकि हमारा पैथी, हमारा वृत्ति आयुर्वेद है और इसका वर्णन हुआ है संस्कृत में। तो और ये मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है, तो इससे माँ से जैसे सबसे ज्यादा लगाव है, माँ से डरते नहीं है, तो ऐसे ही संस्कृत से डरना नहीं है। संस्कृत को आप जितने 2-4 बार पढ़ोगे, चौथे 5वां बार को आपका लगाव हो जाएगा और आपको सरल लगेगा संहिता पढ़ना। हर्षणानाम तत्वावबोध। आई डोंट बिलीव कि फलेच्छा और उपायच्छा अगर ये 2 चीज हमारे सामने होगा तो इसके बारे में मैं एक ही बात कहूंगी कि अगर हमारा उपाय सही रहा तो फल हमको निश्चित प्राप्त होगा, लेकिन हम सिर्फ फल का इच्छा करके हमारे उपाय को हम गड़बड़ करेंगे तो फल हमको अपनी इच्छा के अनुरूप प्राप्त हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि हम अपने कीमती समय भी दे रहे हैं, मेहनत भी दे रहे हैं, तो इसलिए हम चाहेंगे कि निश्चित रूप में हमको सफलता प्राप्त हो। और उसके लिए जो उपाय है ना, वो है तत्व से स्मृति, कारण से कार्य को समझना और उसको लर्न करना। अगर हम कोई चीज को बिना समझे रखते हैं तो इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा पेशेंस और अटेंशन की जरूरत है। उससे हम समझ भी जाएंगे, इंटरेस्टिंग भी लगेगा और फॉरएवर वो लर्न भी हो जाएगा। तो अल्टीमेट प्लेजर यू विल गेट फ्रॉम स्टडी व्हेन यू आर गेटिंग इट्स एक्चुअल कंसेप्ट, हर्षणानाम तत्वावबोध। तो इसलिए अवॉइड लर्निंग ब्लाइंडली एंड अवॉइड निमोनिक्स। निमोनिक्स आप यूज करोगे कब? एट द एंड, लास्ट एंड में। और अगर आप, जैसे मैंने देखा हूं, बहुत से स्टूडेंट्स द्रव्य गुण को पूरा स्टोरी करके याद रखें। बेटा आपको वो स्टोरी डिकोड कर एग्जाम स्ट्रेस में वहां पर भूल जाओगे, उसके बाद आपको त्रिसूत्र का भी जो आप निमोनिक्स बनाए हो वो भी भूल जाओगे। Why not learning only? When you are learning something without getting its concept, it's just a burden for you, punishment for you, और nobody likes punishment. आपको कोई पनिशमेंट देगा, आपको अच्छा लगेगा? कितने समय तक झेल पाओगे उसको? तो इसलिए बिना समझे कोई चीज को रटना, मुझे जो लगता है, मेरा जो मानना है, इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट बियरेबल फॉर लॉन्ग टाइम। फ्रूट्स गिविंग तो ये नहीं है। व्हाई नॉट निमोनिक्स? सिंपली निमोनिक्स मेथड ऑफ लर्निंग स्टॉप्स योर थॉट प्रोसेस। आपका जो थॉट, ईश्वर ने आपको ब्रेन दिए हैं, आपको पता है कि संसार में कितने प्रकार के प्राणी है, सर्वोत्तम प्राणी जो है वो मनुष्य है। आपके पास ब्रेन है, आपके पास त्रिगुण है, आपके पास त्रिदोष है, आपके पास पंचमहाभूत है, चेतना है, सत्व है। तो आपके थॉट प्रोसेस जो है, स्काई इज द लिमिट। इसको अगर स्टॉप करना है, कैपिंग देना है, देन यू लर्न निमोनिक्स। निमोनिक्स जस्ट ए कैपिंग, जस्ट ए कैप टू योर थॉट प्रोसेस। इसको पता है कि कल आपको चक्रपाणी जैसे प्रसिद्ध नहीं होगे, तो थॉट प्रोसेस को हमेशा ओपन रखना है, हमेशा प्रोग्रेसिव रखना है। मेडिकल ऑफिसर बनना या एमडी में सिलेक्शन लेना, दैट इज नॉट द अल्टीमेट गोल, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी ऑफ योर आयुर्वेद स्टडी। आयुर्वेद एक असीम है, अनंत है। इसमें कहां पर आप पहुंचोगे, अगर आप उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखोगे, ये आप भी नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानती हूँ, नोबडी कैन से। तो इसलिए आपके थॉट प्रोसेस को हमेशा आपको ओपन रखना है, एक्टिव रखना है, प्रोग्रेसिव रखना है। हाउ टू रिमेम्बर, वो भी चरक ने बता दिया आपको। आप जब शारीर प्रथम अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर चरक बता रहे हैं कि स्मृति के 8 कारण। यहाँ पर बहुत गुरुजन भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभूति है ये, और आप, मुझे लगता है आप लोग भी इसके साथ सहमत होंगे कि जो ये अध्ययन और अध्यापना की कार्य है, तो यहाँ पर 3 चीज मेजर रोल निभाता है। एक है मेधा, एक है धृति और एक है स्मृति। मेधा जो है वो पित्त दोष का काम है, धृति जो है वो कफ दोष का काम है, और स्मृति जो है वो एक सत्वज भाव है, आत्मज भाव है। और ये चारों चीज, ये जो मैंने कहा आपको, सत्वज भाव, आत्मज भाव, पित्त दोष, कफ दोष, यहाँ पर जितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं सभी के पास है। तो क्यों याद नहीं रहेगा? हमको पढ़ाई से रिलेटेड यही 3 तो काम में आते हैं, यही 3 भाव की सबसे ज्यादा जरूरी होती है।
और उन्होंने कह दिया स्मृति क्या है, आवश्यकता समय पर जब हमको वो परिप्रकाश हो जाए कि जो हमने हमारे मेधा का द्वारा हम ग्रहण किए थे, हमारी धृति ने जिसको स्टोर करके रखा था, आवश्यकता के समय पर उसका परिप्रकाश होना सही तरीके से, दैट इज कॉल्ड स्मृति, है ना। तो उन्होंने कह दिया कि स्मृति जो है उसके पीछे 8 ही कारण रहेगा, और ये 8 कारण को हमको अपनाना है। हर जगह में हर चीज को अप्लाई नहीं करना है, अलग अलग जगह में हमको देखना है। सपोज निमित्त रूप ग्रहणात् सदृश्यात् सविपर्यात् सत्वानुबंधात् अभ्यासात् ज्ञान योगात् पुनः पुनः श्रुतात्। ये 8 ही कारण है स्मृति के पीछे, ये 8 ही उपाय है स्मृति प्राप्ति के लिए। आपको कोई चीज याद नहीं रहता है, मेरी बात को आप देखना खुद जाके कि ये 8 में से क्या चीज है जो इस विषय को मुझे याद दिला सकता है। यू जस्ट फॉलो इट, याद हो जाएगा। कभी भी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या जो आप्तों के द्वारा कहा हुआ वाणी ये कभी भी असत्य हो नहीं सकता। और आचार्य चरक ने कह दिए कि जाओ जो यहाँ पर है बाकी जगह में आपको मिल सकता है, पर जो यहाँ नहीं है कहीं नहीं मिलेगा। और मेरा भी ये अनुभूति है, पूरा विश्व इसी के अंदर समाहित है। चाहे आप सांसारिक ज्ञान कहिए, चाहे आप आध्यात्मिक ज्ञान कहिए, चाहे आप श्रीमद् भगवत गीता की बात कहिए, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कहिए, एवरीथिंग चरक संहिता के अंदर समाहित है। बस दूरी क्या है ना, हम नहीं समझ पा रहे हैं उसका कौन सा पॉइंट, कौन सा अध्याय, कौन से जगह में ये चीज हमारा इसका समाधान हमको मिलेगा। निमित्त समक्रियत्वात् कफज प्रमेय साध्य है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया हूं यहाँ पर आप देखिए, अगर हमने इतना समझ जाते हैं तो 2 चीज हमको याद हो गया कि कफज प्रमेय साध्य है, उसके पीछे कारण हो गया समक्रियत्वात्, यानी मेदा और कफ दोनों का चिकित्सा एक तरीके से होता है। तो ऐसे ही ये 8 जो कारण है तो ये स्मृति के पीछे कारण होते हैं। What should be our strategy? First of all, make a list of subjects you avoid to study and subjects you like to study. क्या आप पढ़ना पसंद करते हो और क्या आप पसंद नहीं करते हो। जिसको कि हम कहेंगे कि आप किसको पसंद नहीं करते हो ना, जो आपको कष्ट देता है। कौन कष्ट देता है ना, जिसको पढ़ते समय you are facing difficulty, you are not able to understand, you are not able to learn. So हमको क्या करना है ना, उसको अवॉइड ना करके उस डिफिकल्ट टॉपिक को, उस वीक पॉइंट्स को हमको स्ट्रॉन्ग कर देना है। फाइंड आउट द रीजन एंड सॉल्व इट। आपको फाइंड आउट करना है ये मेरे लिए डिफिकल्ट है तो क्यों डिफिकल्ट है, और उसको तुरंत सॉल्व करो। इसको अवॉइड करने से समाधान नहीं होगा, इसको अवॉइड करने से फल प्राप्ति नहीं होता। आपको इसको साध्य कर लेना है, क्योंकि आपके अंदर पंचमहाभूत आत्मा है और जिसको हम पढ़ रहे हैं वो नहीं है, तो इसलिए आप सुपीरियर हो, आप उसको अपने काबू में ले सकते हो। तो इसलिए फाइंड आउट द रीजन एज सुन एज पॉसिबल एंड यू सॉल्व इट। और सोल्यूशन क्या है ना, ये वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बना देना है। और इसी के अंदर आपका आ जाएगा न्यूली एडेड पॉइंट्स जो है, इसको आपको जरूर लिखना है, जो कि आपको बार बार आपको देखना है। ड्यूरिंग रिविजन always focus on those topics from where we get more number of questions. Suppose हमने पूरा सिलेबस को कर दिए, उसके बाद हम जब रिविजन करेंगे, what does it mean? कि पहले आपने एक बार पढ़े हुए हो उसको रिविजन कर रहे हैं, तो उस समय हमको वही देखना है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल चरक सूत्र 1 सबसे बिगेस्ट चैप्टर है, आधार अब चरक संहिता है वो, पर एग्जाम के लिए हमको रिवीजन किसको करना है ना, षड पदार्थ और उसके बारे में जो बताया गया। उसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका जो आप पढ़ते हो कि अष्टमूत्र के बारे में, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चरक सूत्र 1 का, एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हमको रिवाइज करके जाना है। तो ऐसे रिवीजन करते समय हमको उस टॉपिक्स को ज्यादा बार रिवाइज करना है जिससे हम ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं। और यहाँ पर और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि आपको 15 पॉइंट्स में आपका सिलेबस को बांटा गया है, इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें 1 पॉइंट है, 5-6 लाइन है, मेन सिलेबस कम है, पर इक्वल मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें, तो उसको हमको ज्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि उसमें टॉपिक्स कम
आवाज नहीं आ रही मैम। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही मैम। मैम आवाज प्रयास करें। शायद मैम का एक 8 बजे भी मैम की मीटिंग थी, तो शायद मैम का कनेक्शन टूट गया है। मैडम के साथ एक बार हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर रितु ने बताया कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैम डिस्कनेक्ट हो गए हैं, और शायद बहुत सारे जो हमारे साथी हैं उन्हें 8 से 10 या 8 से 11 की क्लासेस का भी समय हो गया होगा। मुझे लगता है अभी शायद विराम देना चाहिए। कुलपति महोदय किसी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं जुड़ पाए। काफ़ी बार कोशिश की हमने उन्हें जोड़ने की, लेकिन उन्होंने अपना आशीर्वाद सभी सहभागियों को दिया है कि सभी अपने भविष्य में प्रगति करें, एएमओ एग्जाम को क्रैक करें और हरियाणा प्रदेश की सेवा करें। कल और परसों का शेड्यूल आपके साथ शेयर किया जा चुका है। मैं एक बार बता दूं आपको कि कल कौन कौन महानुभाव हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर रितु बाबा केतनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज से, डॉक्टर वीवी जिकारा पूर्व प्रिंसिपल, डॉक्टर दिलीप मिश्रा जो अधिकारी हैं डायरेक्टरेट में, डॉक्टर देवेंद्र पुराना प्राचार्य श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, डॉक्टर अमित कटारिया एचओडी कुमार वर्ग से, डॉक्टर संतोष गंगवार, डॉक्टर बलबीर संधू एक्स एचओडी एसकेयू, डॉक्टर अनिल शर्मा एक्स रजिस्ट्रार और डॉक्टर कपिल यादव, ये सभी कल आपका मार्गदर्शन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज का इंटरेक्टिव सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। आपने हमारे वैद्यों, चिकित्सकों और गुरुओं से काफ़ी कुछ सीखा होगा जो आपके भविष्य में आपको बहुत प्रगति के रास्ते पे ले जाएगा। कल भी इसी तरह से 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। उम्मीद है कि आप आज की तरह भारी संख्या में जुड़ेंगे और इस समुद्र मंथन से अमृत रूपी कलश जरूर लेके जाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। ये सब्जी बना रहे हैं, आटा लगा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। वही भी गर्मी में बहुत दिक्कत आ रही है। तो गर्मी में खड़ी हो रही है। अब लगी है, अब लगी है, अब चली जल्दी घर में निकली ना बहुत नहीं बैठी। हाँ ठीक। कुछ नहीं, आज इसका मूड हो गया। अभी तो पापड़ किसको काट लिया? आंटी 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 ये तो धक्के मारे है ये। इस कुर्सी पे तो कोई बैठा हो, इसको धक्के मारने ही मारने। काउंटिंग कर रहा है, वो तुझे काउंटिंग कर रहा है। तो वहाँ पर एक जोंगला कीड़ा है, इसको काट लिया। मीरा है।